हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का हम पेपर करेंगे आज, जो 4/3/2018 में हुआ था। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम था और मैक्सिमम नंबर 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। तो चलो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है। व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में कौन सा होता है, 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो वी ब्लॉक का जो कोण होता है कितना होता है, वो कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और बृहत वृत्त का विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। द टूल विच इज़ यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल इज। तो लार्ज की कौन सा चाहिए, लेइंग आउट करने के लिए, और वो भी लार्ज सर्कल लेइंग आउट करने। तो लार्ज सर्कल लेइंग आउट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं। ट्रेमल का, डिवाइडर का, जेनी कैलिपर का, या फिर स्क्राइबर का। तो किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का, यानी कि इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिगर टाइम गवाए। और अगला क्वेश्चन क्या, एक 500 ग्राम हथौड़े के लिए हथौड़े हैंडल की लंबाई लगभग होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम हैमर, है ना, 500 ग्राम का हैमर है और उसकी हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता क्लियर है कि 32.5 सेंटीमीटर, फिर 325 mm, यानी क्या होगा 325 इज द राइट आंसर, है ना, सी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कार्य हेतु एक बेंच वाइस की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। सामान्य कार्य के लिए जो बेंच वाइस की हाइट होती है कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है 106 सेंटीमीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है। तो प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन से होते हैं, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेटेज या फिर रिंगेज। तो कौन सा होता है, जो हम मेजरमेंट डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें किसी और की माध्यम की जरूरत नहीं, उसे कहते हैं डायरेक्ट। और जिसको हमें एक माध्यम से मेजर करा और उसके बाद उसे स्टील रूल में मेजर करना पड़ता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो अभी देखते हैं, इसने पूछा डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में। तो डायरेक्ट मेजरमेंट कौन कौन सी होंगी, ट्राई स्क्वायर डायरेक्ट होगा तो नहीं, ट्राई स्क्वायर नहीं होगा। स्टील रूल हाँ हो सकता है स्टील रूल, जबकि स्ट्रेटेज नहीं होता है, रिंगेज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि स्टील रूल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, डॉट डॉट के मापने हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। तो न्यून कोण को मापने के लिए, समकोण को मापने के लिए, या ऑप्टिक कोण मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए उपयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर होता है इस तरीके से 90 पर, जिसमें स्टॉक होता है, ये वाला स्टॉक और ये वाला ब्लेड होता है ना। तो ये 90 पे, ये पूरा बिल्कुल सेट 90 डिग्री पे होता है। जिससे क्या होता है कि समकोण में जो चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यदि कि राइट एंगल इज द राइट आंसर, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की लघुत्तम काउंट कौन सा है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोडक्टर। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा, 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट और या 25 मिनट। तो कितनी होती है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की जो एक्यूरेसी होती है 5 मिनट, यानी कि 5 का इसका बी राइट आंसर होगा। और 5 इस तरीके से लिख के मिनट का निशान लगाने के लिए इस तरीके से लगा दे डॉट, और अगर डबल लगा देंगे तो वो हो जाएगा सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 5 मिनट इस तरीके से लिखते हैं, जबकि 5 सेकंड लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं 2 डॉट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिगर टाइम को गवाए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है और बोला गया एक 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य पाठ्यांक कौन सा है। तो कौन सा होगा शून्य पाठ्यांक, जैसे मान लीजिए 50 से 75 वाला है माइक्रोमीटर, 50 से 75 वाला, तो कितनी इसकी शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 50 ही होगा। जबकि अगर 25 से 50 वाला है तो कितना होगा, शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 25 ही होगा। तो इसी तरीके से देख लीजिए क्या पूछा है, इसने पूछा आउटसाइड माइक्रोमीटर शून्य पाठ्यांक क्या होगा। तो 50 से 75 वाला तो कितना होगा राइट आंसर, 50 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा कि मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पिंडल में है जिसका पिच होता है। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ ए थ्रेड स्पिंडल विद ए पिच ऑफ, पिच कितनी होगी उसकी, तो पिच कितनी होती है 0.5 mm, 0.25 mm, 1 mm या 0.05 mm। तो कितनी होती है 0.5 mm इसकी राइट आंसर होगा, क्योंकि एक एक mm के कितने निशान होते हैं, 25 निशान बने होते हैं। जिसे आधे भाग जिसके स्पिंडल पर थ्रेड कटी होती है 0.5 mm की।
तो इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 1 माइक्रोमीटर के 0.03 mm की नेगेटिव त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 40.48 mm माप करते समय सही पाठ्यांक क्या होगा। जब क्या होता है इसमें, देखिए मैं आपको समझाते दूँ अच्छी तरीके से। ये 1 मिनट इसे ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, इससे क्लियर हो जाए सारा। क्या है, जब नेगेटिव हो, जब नेगेटिव होगी तो यानी कि 0.03 नेगेटिव है, तो जो पाठ्यांक हमारा आया, जैसे मान लीजिए 40.48, तो उसमें उसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0.03, तो क्या होगा जोड़ने के बाद क्या होगा, 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1 और 1 5.40, यानी कि टोटल कितना आया 40.51 इज द राइट आंसर। यानी कितना राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा, है ना। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिगड़ टाइम को गवाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक फिलर गेज हेतु प्रयुक्त होता है। फिलर गेज किस लिए प्रयुक्त होता है कि एडजस्ट द पार्ट ऑफ प्लेस, चेक गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, चेक रेडियस ऑफ जॉब, चेक एक्यूरेटली ऑफ द होल्स। तो एक्यूरेटली होल देखेगा या फिर रेडियस देखेगा या मैटिंग पार्टों के बीच का गैप देखा। तो फिलर गेज क्या पड़ता है, 2 मैटिंग पार्ट होते हैं उसके बीच का जो गैप देखा जाता है फिलर गेज दिखेगा, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है प्लग गेज के गो साइड के डायमीटर के समान होता है। तो गो साइड ऑफ प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू, तो गो साइड का जो डायमीटर होगा किसके होगा, जोब के वास्तविक आकार, जोब के मूल आकार, जोब के न्यूनतम आकार या जोब के अधिकतम आकार। इसके लिए क्या बताया था, गो साइड अगर है तो जो प्लग गेज है उसका गो साइड है तो उसका क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। जबकि अगर नो गो साइज है, नो गो साइज है और इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम साइज होगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, निरीक्षण कमरे के गेजों को किस मापन ताप से में सुरक्षित रखते हैं। तो किस पर रखते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किस पर रखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, 20 का राइट आंसर होगा। और फ़ारेनहाइट की बात की तो कितना आएगा, 68 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक गेज की परिशुद्धता होती है द एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.05 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या 0.001 mm। तो क्या होगी रेफरेंस गेज की एक्यूरेसी 0.0001 mm, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोल रहा है कि पहला अगला क्वेश्चन है कि स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए। स्लिप गेज की कठोरता कितनी होनी चाहिए, 63 HRC, 58 HRC, 55 SRC या फिर 50 HRC। तो कितनी होनी चाहिए, स्लिप गेज की जो HRC होती है 63 HRC होती है। HRC हार्डनेस रोकवेल सी स्केल, है ना। H फॉर हार्डनेस, R फॉर रोकवेल, C फॉर सी स्केल। हार्डनेस रोकवेल सी स्केल और HRB होता है हार्डनेस रोकवेल पी स्केल। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया, भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज के विशिष्ट सेट प्रयुक्त करते हैं जिसके खंड शामिल है। तो कितने खंड शामिल होंगे उसमें, 81 खंड, 112 खंड और 120 खंड, 130 खंड। तो कितने होंगे, 112 खंड होंगे, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है भ्रमण के निम्नतम संभाव्य दर प्रदान करता द लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव। तो जो लोवेस्ट पोजीशन देंगे रेट फ्रीडम, तो उसमें क्या मिलेगा, गुड सरफेस फिनिशिंग, मीडियम सरफेस फिनिशिंग, पुअर सरफेस फिनिशिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या मिलेगा, जिसमें लोवेस्ट फीड दी जाएगी तो उसमें क्या मिलेगा, गुड सरफेस फिनिशिंग, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक M12 × 1.25 थ्रेड के एक MS रोड पर को काट करना है। 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है, थोड़ी हिंदी थोड़ा ऐसी है। ए थ्रेड M12 × 1.25 इन टू बी कट ऑन द MS रोड, व्हाट डज 1.25 डिनोट, क्या डिनोट करता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, विड्थ ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड या फिर पिच ऑफ थ्रेड। तो M क्या बताता है, M बताता है हमें कि मैट्रिक थ्रेड है, ये बोलता है कि मैट्रिक थ्रेड है। जबकि 12 बताता है इस थ्रेड का व्यास कितना, और इंटू 1.25 बताता है इसकी पिच कितनी है, इसकी पिच क्या है, थ्रेड की पिच ही है। तो अभी क्या राइट आंसर होगा, थ्रेड की पिच इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1.25 के बारे में ना पूछा। यदि वो पूछता 12 के बारे में तो क्या होता,
व्यास। एम पूछता तो क्या होता, मैट्रिक थ्रेड है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन पे दिया गया M10 इंटू 1.5 थ्रेड के हैंड टैप से काट करने के लिए टैप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होगा, थंब रूल उपयोग करें। तो थंब रूल का उपयोग करते हुए करना है 9 mm, 8.25 और 8.50 और 9.25। तो क्या होगा, जैसा कि इसमें दिया गया है M10 की थ्रेड काटनी है और इंटू 1.25 की थ्रेड काटनी है। क्या करना है, थ्रेड काटनी है और किससे काटनी है, टैप से काटनी है। किसी टैप से काटने के लिए क्या होगा, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस क्या, पिच जो है इसकी 60% हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा 10 और डॉट लगा लिया हमने 1.5, यानी कितना निकल गया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ बचा 9 और 9 में से 1 गया तो 8.5 इज द राइट आंसर हुआ। यानी कितना हुआ, सी इसका राइट आंसर हुआ, सी 8.5 mm। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताएं, मैं इसके टैप ड्रिल साइज के लिए फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा 100%, 60%, सारे जितने भी क्वेश्चन इसके आते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एक पर्टिकुलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से धातु के लिए रीमिंग के दौरान किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कूलेंट रीमिंग। रीमिंग कर रहे हैं, कोई भी कूलेंट की जरूरत नहीं है, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर या फिर स्टील। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम कास्ट आयरन की जरूरत नहीं होती, किसी भी कूलेंट की जरूरत नहीं होती कास्ट आयरन के लिए। जबकि एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल और कॉपर के लिए मिट्टी का तेल, स्टील के लिए सोल्यूबल ऑयल, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।